नमस्कार। आप सबका कोड भरे क्लासेस में स्वागत है। क्लास 12th सीजी सीबीएसई कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो मेरी नियमित क्लास यूट्यूब में चल रही है, इसमें आज का मेरा कंटेंट है, मेरा विषय है गुडविल, ख्याति। हमारा साझेदारी पार्टनरशिप में हमने देखे हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंट पार्टनरशिप। इसके पश्चात हमारा सेकंड चैप्टर्स है, न्यू चैप्टर है गुडविल। गुडविल क्या है, कितने प्रकार की होती है और उसका वैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाता है, ये हम गुडविल में अध्ययन करेंगे। अगर आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप किसी लिंक के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हैं, तो कृपया कर आप YouTube में अशोक पोडभरे सर्च कीजिए। उसके नीचे में रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, उसको आप पुश कर दीजिए तो आप मेरे क्लास में शामिल हो जाएंगे और मेरे परिवार के एक सदस्य बन जाएंगे। और अगर आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की जानकारी चाहिए तो तुरंत आप आइकॉन बेल को दबा दीजिए, तो आपको इसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। अगर आप पूर्व के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर क्लास 12th सीजी सीबीएसई अकाउंटेंसी न्यू वीडियोस लिखे हैं। वहां पे आपको सिलेबस से स्टार्ट होकर पूरा फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स के पूरे वीडियोस आपको मिलेंगे। आज मैं आप लोगों को गुडविल पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये गुडविल है क्या? गुडविल ख्याति। तो ये जो गुडविल जो है शब्द है, ख्याति शब्द है, वो एक्चुअल में साख शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और साख शब्द है, ये कहलाता उधार। और ये माना जाता था कि अगर किसी भी व्यापारी को बाजार में, मार्केट में अगर उधारी मिल रही है, अर्थात उस व्यक्ति का अपना एक अस्तित्व है, अपनी एक पोजीशन है, अपनी एक इमेज है, तो उसी की वजह से उसको कोई भी व्यापारी आसानी से उधार देने के लिए तैयार हो जा रहा है। तो इन्हीं इमेज को, उसकी पोजीशन को, उसकी स्थिति को ही एक शब्द में जो उल्लेखित किया जाता है, वो शब्द हमारा कहलाता है ख्याति, कहलाता है गुडविल कहलाता है। क्या कहलाता है? गुडविल, ख्याति कहलाता है। और इस ख्याति के संबंध में अगर हम कई लोगों से पूछेंगे, सब अपने अपने संबंध में, इसके संबंध में अपनी अपनी परिभाषित कर सकते हैं। कोई कहता है लाभ व संबंधों के कारण ख्याति बनती है, कोई कहता है किसी व्यक्ति की अपनी विशेषताओं के कारण, उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यवहार, उसका क्वालिफिकेशन, उसके द्वारा की गई सेवाएं के द्वारा उसकी गुडविल बनती है। तो कुल मिलाकर के प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने दृष्टि से इसको उल्लेखित कर सकता है। और हम एक ही शब्द में कह सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने व्यापार में अब तक किए गए कार्यों की सफलता, उसकी अपनी योग्यता, अपनी पर्सनालिटी, अपनी क्वालिटीज और उसके द्वारा बेचे जाने वाले माल की क्वालिटी, इन सब के कारण अगर कस्टमर एक से अधिक बार उसके व्यापार में आता है तो इसका तात्पर्य उसकी मार्केट में अपनी ख्याति है, गुडविल है। तो इस गुडविल को हमें हमको पहचानना होता है कि किस प्रकार की गुडविल है, क्योंकि गुडविल को अमूर्त संपत्ति माना जाता है, इंट्रांजिबल एसेट्स माना जाता है। इसको ऐसी संपत्ति मानी जाती है जिसको आप देख सकते हो, न छू सकते हो, न स्पर्श कर सकते हो, लेकिन जिसका भौतिकी मूल्य, जिसका फिजिकल वैल्यू होता है। और जिसका फिजिकल वैल्यू है तो हमको नेचुरली कि उसका हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसको कैलकुलेशन करने के पहले हमको जानना होगा कि वो गुडविल कितने प्रकार की होती है और उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सी गुडविल है। तो यहाँ पे 4 जानवरों के स्वभाव से गुडविल को पहचाना जाता है। पहला हमारा है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, कैट नेचर गुडविल।
तो बिल्ली का स्वभाव जो होता है वो स्थान प्रेमी होती है, उसको मालिक से विशेष लगाव नहीं होता है, उसको स्थान से लगाव होता है। और अगर मालिक किसी कारणवश स्थान को चेंज कर देता है तो उसके साथ साथ नए स्थान पे आपकी कैट बिल्ली नहीं जाती है। अर्थात ऐसे कस्टमर जो स्थान विशेष के कारण उस प्लेस पे आते हैं और उनका बिजनेस स्थान प्लेस की वजह से चलता है, तो ऐसी गुडविल को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहा जाता है। इसकी गुडविल का वैल्यू मार्केट में सबसे ज्यादा होता है। और ऐसा मार्केट या मेन मार्केट की दुकानें, रेलवे स्टेशन की दुकानें, बस स्टैंड की दुकानें, ये सब किसके अंतर्गत आ जाती है, आपके बिल्ली के स्वभाव की ख्याति के अंतर्गत आती है, जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू मार्केट में माना जाता है। दूसरा, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, डॉग नेचर गुडविल। तो कुत्ते का जो स्वभाव होता है वो स्वामी भक्त होता है, मालिक का के प्रति वफादार होता है और हमेशा मालिक के साथ साथ रहता है। अर्थात ऐसे कस्टमर जो पर्टिकुलर, जो व्यक्ति विशेष के कारण उसकी दुकान में जाते हैं या उसकी दुकान चलती है या उसका पैसा चलता है, प्रोफेशन चलता है, तो ऐसी गुडविल को हम कुत्ते के स्वभाव की गुडविल कहते हैं। एक जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में डॉक्टर है, तो डॉक्टर की अपनी गुडविल के कारण उसकी डिस्पेंसरी चलती है। कोचिंग सेंटर्स है, वहां पढ़ाने वाले टीचर्स के कारण कोचिंग सेंटर चलती है। या सीए है या चार्टेड अकाउंटेंट है, वकील्स है, तो इनकी जो अपनी गुडविल होती है वो कुत्ते के स्वभाव की गुडविल होती है। वे जब तक रहते हैं उस समय तक उस प्लेस पे उनका बिजनेस चलता है। जैसे ही प्लेस चेंज करते हैं तो उनके साथ साथ कस्टमर भी नए प्लेस में क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसी गुडविल की वैल्यू मार्केट में 0 मानी जाती है, क्योंकि इसका लाभ किसी अन्य पक्ष को नहीं मिल पाता है। इसलिए इस गुडविल को हम क्या कहते हैं, शून्य इसकी वैल्यू होती है। चूहे के स्वभाव की गुडविल, रेट नेचर गुडविल। चूहे का जो स्वभाव होता है कभी भी एक स्थान पे निर्धारित नहीं होता है, एक स्थान पे स्थिर नहीं होता है, वो हमेशा घूमते फिरते रहता है। अर्थात कभी किसी दुकान में, कभी किसी दुकान में, कभी किसी दुकान में। तो ऐसे कस्टमर के कारण, जो ऐसे कस्टमर जो किसी एक स्थान विशेष पर माल लेना पसंद नहीं करते हैं, अर्थात वे हमेशा अपनी दुकान क्या करते हैं, चेंज करते हैं, अपने स्वामी को हर बार अलग अलग दुकान से परचेस करते हैं। तो इन्हीं स्वभाव के कस्टमर के कारण, इन्हीं स्वभाव के कारण आज जो हमारा मेन मार्केट आ रहा है एक प्लेस पे आ रहा है। आपको कपड़ा मार्केट एक प्लेस पे मिलेगा, सब्जी मार्केट एक स्थान पे मिलेगा, बुक डिपो एक स्थान पे मिलेगी, सोने चांदी की दुकान एक स्टेप में मिलेगी। इसका रीजन ये है कि यहाँ जो कस्टमर ये नहीं सोच के जाता है कि पर्टिकुलर में किस प्लेस, किस दुकान से लूंगा, वो किसी भी दुकान में परचेस करने चला जाता है। तो ऐसी जो इसकी गुडविल जो होती है आपके बिल्ली के स्वभाव के कंपैरिजन कम होती है और कुत्ते के स्वभाव से ज्यादा होती है, लेकिन इसकी कीमत हमेशा स्थिर रहती है, हमेशा समान रहती है। चाहे 1 नंबर की दुकान की कास्ट भी उतनी होगी, 10 नंबर की दुकान की कास्ट भी उतनी होगी, बीच की दुकान भी कास्ट उतनी होगी, क्योंकि यहाँ पे सभी दुकानें समान रूप से चलती है और सभी को समान रूप से यहाँ पे क्या होता है, इनकम्स होती है, प्रॉफिट हो सकती है। खरगोश के स्वभाव की गुडविल, रैबिट नेचर्स गुडविल। जो खरगोश का नेचर जो होता है वो बहुत तेज तो दौड़ता है, लेकिन ये उतना ही आलसी और सुस्त होता है। ये अधिक दूर जाकर के, ये अधिक दूर जाना पसंद नहीं करता, बहुत तेजी से भागेगा लेकिन तुरंत ये रिटर्न आ जाता है। ठीक उसी प्रकार ऐसे कस्टमर जो पर्टिकुलर घर के पास ना, घर से दूर जाकर के माल परचेस करना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि आसपास से ही वो खरीदना पसंद करते हैं। इनके स्वभाव के कारण ही जो फेरी वाले की दुकानें चलती है, अपने मोहल्ले की छोटी छोटी जो दुकानें चलती है, इन्हीं प्रकार के कस्टमर के कारण चलती है, क्योंकि इनका स्वभाव दूर जाकर के माल खरीदना पसंद नहीं होता है। मालूम है हमको यहाँ से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर हमको ताजी ताजी सब्जी मिलेगी, लेकिन हमारा स्वभाव है कि सेकंड डे जो बासी सब्जी लेके आता है या सेकंड डे हमारे घर के पास जो सब्जी लेके आता है महंगी, उस सब्जी को ही हम खरीदते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि अधिक दूर जाना पसंद नहीं करते हैं। तो इन्हीं व्यक्ति के, इन्हीं कस्टमर के नेचर के कारण ही खरगोश के स्वभाव की गुडविल पाई जाती है। तो ये तो हमारी थी गुडविल थी, एक अमूर्त संपत्ति है, ये इंट्रेजेबल एसेट्स है। और आगे हमारा मेन हम पॉइंट्स में आए हैं, तो हमको यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखना है।
मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति की गणना। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में ख्याति की गणना की वैसे 4 विधियां हैं आपके, लेकिन सिलेबस में 3 विधियां रखी गई है। पहली विधि है औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, जिसके अंतर्गत हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे, एक सिंपल एवरेज मेथड साधारण औसत लाभ विधि, और दूसरा भारित औसत लाभ विधि वेटेड प्रॉफिट मेथड्स। दूसरी विधि है अधिलाभ विधि सुपर प्रॉफिट मेथड्स। थर्ड विधि है पूंजीकरण विधि कैपिटलाइजेशन मेथड्स। और चौथी विधि है वार्षिकी पद्धति एन्युटी मेथड, जिसमें आप लोगों के सीजी और सीबीएसई के सिलेबस में पहले 3 मेथड्स को रखा गया है। तो आज हम देखेंगे पहले और औसत लाभ विधि से गुडविल की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो इसमें हमारा सिंपल एवरेज मेथड हम देख रहे हैं। तो सिंपल एवरेज मेथड का हमारा फार्मूला है गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित वर्षों क्रय के वर्षों की संख्या। तो यहाँ पे प्रश्न में आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया रहता है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, लेकिन प्रश्न में बता देगा कि आपको 2 ईयर के परचेस के इक्विवेलेंट गुडविल कैलकुलेट करना है। 3 टाइम्स के इक्वल 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, या 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स करके आपको बताएगा कितने ईयर के परचेस के इक्विवेलेंट आपकी गुडविल करनी है। तो आपको बता देगा, मान लीजिए 3 ईयर्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है या 2 ईयर्स दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, कुल लाभ अपान कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। तो अब आपको टोटल प्रॉफिट निकालना होगा। तो टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो आपको क्वेश्चंस में आपको बता देगा कि पिछले 5 साल का प्रॉफिट दे देगा, या 4 साल का प्रॉफिट दे देगा, या 10 साल का प्रॉफिट दे देगा। तो जनरली 5 साल 7 साल का प्रॉफिट हमको सामान्यतः क्वेश्चंस में हमको दिया रहता है। तो जब क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा तो उसमें से आपको ये देखना है कि मान लीजिए आपको फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ था 2000, दूसरे साल में प्रॉफिट हुआ था 3000, तीसरे साल में प्रॉफिट हुआ था 4000, और चौथे साल में इसको 2000 रुपए की हानि हो गई थी, और 5वें साल में इसको 5000 का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस में गत 5 वर्षों का, 7 वर्षों का, 3 वर्षों का लाभ व हानि दिया रहेगा। तो अब आपको हमको इस सूत्र में आपको लगा देना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो गत वर्षों का प्रॉफिट हम जोड़ देंगे, 2 + 3 5000 आया, 5 और 4 आपका 5 4 9000, और 9 5 क्योंकि 1 साल हानि है, 9 5 14, 14 में से 2 घटा दोगे आप, तो प्रॉफिट को जोड़ लो, 2 3 2 5, 5 4 9, 9 और 5 14000। प्रॉफिट आपका आ रहा है 14000, जिसमें से 2000 लॉस हो गया था। अपान कितने साल का आपने लिए हो, यहाँ पे 5 साल का है, तो टोटल ऑफ ईयर कितना आएगा, 5 आएगा। तो 12000 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 5 2400 आ रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट आपका क्या निकला, 2400 निकला। 2400 रुपए आपका क्या आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 2400। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट में आप क्या लिख दीजिएगा, 2400 लिख दीजिए, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दिए 12 है ना, 2 आया, और 7200 रुपीज आपकी क्या निकल के आएगी, गुडविल निकल करके आ जाएगी। तो इस तरह से जो सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे आपको सिंपल तरीके से गुडविल निकल जाएगी। हाँ, हमारे यहाँ क्या होता है, कुछ हमको क्वेश्चंस में हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि हमको यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो 2 प्रकार का हमको दिया रहता है। आपके पास जो प्रॉफिट अवेलेबल रहेगा शुद्ध लाभ, तो यहाँ पे हमको 2 प्रकार का प्रॉफिट रहता है। एक रहता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और एक रहता है नेट प्रॉफिट। तो जनरली हम यहाँ पे जो ले रहे हैं, यहाँ पे आप किसको लेते हैं, नेट प्रॉफिट को लिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको पहले नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा।
तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस एडजस्टमेंट। तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। मान लीजिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट 15,000 आया है, जिसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स 2,000 है और कुछ हमारे एडजस्टमेंट से जो छूट गए थे 3,000 है। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 10,000 आएगा। ये क्या आ गया? आपका नेट प्रॉफिट आया है। तो इसको यहां पे एक्चुअल नेट प्रॉफिट कहते हैं, एक्चुअल नेट प्रॉफिट। तो कई बार प्रश्न में आपको एक्चुअल नेट प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, तो आपको पहले एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट का हम कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ आइटम्स हमारे प्लस होते हैं और कुछ आइटम हमारे क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। तो इसमें से कौन से आइटम प्लस होंगे और कौन से आइटम माइनस होंगे, तो इसके संबंध में आपको क्वेश्चंस में आपको बताया रहेगा। तो उनके आधार पर हम देखेंगे कि कौन कौन से एडजस्टमेंट है और उन एडजस्टमेंट का यहाँ पे क्या यूज होगा, और जिस ईयर में वो एडजस्टमेंट हुआ है उसी ईयर के प्रॉफिट में उसको हम प्लस या माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे दो प्रकार के एडजस्टमेंट्स होते हैं, कुछ हमारे प्लस होंगे और कुछ क्या होंगे? हमारे माइनस होते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में एबनॉर्मल लॉस, असामान्य हानि। तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? ऐसी हानि जो कैजुअलिटी में हो जाती है, आकस्मिक रूप से हो जाती है, जो बार बार न होने वाली हानि होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। जैसे दुकान में आग लग जाने के कारण हानि हुई है, या चोरी होने के कारण हानि हुई है, या अचानक भूकंप आने के कारण हानि हुई है, या तूफान आने के कारण हानि हुई है, जो व्यक्ति के हाथ में नहीं रहती है, जो मानव के नेचर के कारण, जो गलती के कारण नहीं हुई है, तो ऐसी हानियों को हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। तो कई बार ऐसी हानि हो जाती है किसी ईयर में, तो उस ईयर का प्रॉफिट हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जिस ईयर में इस प्रकार की हानि होगी तो उस ईयर के प्रॉफिट में आप क्या कर देंगे? एबनॉर्मल लॉस को या एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर्स को प्लस कर दिया जाता है, तो उस साल के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। इसका उल्टा होता है एबनॉर्मल गेन, असामान्य लाभ। ऐसा लाभ जो अचानक में आकस्मिक रूप से कैजुअलिटी के रूप में हमको हो गया है, जिसकी हमने अपेक्षा नहीं किए थे, तो उस प्रॉफिट को एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। जैसे सट्टे से प्रॉफिट, या हमको किसी संपत्ति के विक्रय करने से हमको प्रॉफिट हो गया है, तो यह ऐसा प्रॉफिट है जो हमको बार बार नहीं होगा। या मान लीजिए कोविड के समय में हमारे पास स्टॉक रखा हुआ था, अचानक महंगाई बढ़ गई, हमने उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज्यादा कॉस्ट में हमने बेच दिए, तो ये प्रॉफिट आपको बार बार होगी क्या? नहीं होगी। तो ऐसे प्रॉफिट, ऐसे किसी भी प्रकार के आकस्मिक लाभ को अगर किसी ईयर में गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो उस ईयर के प्रॉफिट में आप क्या कर दीजिए? उसको माइनस कर दीजिए। कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर्स। कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जिसको हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। और खर्चे दो प्रकार के होते हैं बिजनेस में, एक कैपिटलाइज पूंजीगत और एक आगमगत रेवेन्यू। पूंजीगत व्यय, कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इनके करने से किसी न किसी संपत्ति की प्राप्ति होती है, या हमारे जो संपत्ति है, एसेट्स है, उसकी लाभर्जन क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ऐसे खर्चों को पूंजीगत व्यय कहा जाता है, पूंजीकृत व्यय कहा जाता है, कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जैसे बिल्डिंग्स आदि खरीदना, मशीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, मोटर कार खरीदना, फर्नीचर खरीदना, या कई बार हम क्या करते हैं, हमारी मशीन है उसमें बड़ी मात्रा में खर्च करते हैं, और बड़ी मात्रा में खर्च करने से हमारा क्या होता है? मेजर खर्च करते हैं, तो कई बार हमारा उसका प्रोडक्शन क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अगर किसी भी प्रकार का अपना बड़ा खर्च करते हो रिपेयरिंग आदि में, तो वो खर्च वो कैपिटलाइज कहलाता है। उस पे केवल आपको डेप्रिसिएशन लगाने का अधिकार है, आपको उस खर्च को उस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने का अधिकार नहीं है। लेकिन आपने ऐसे खर्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दी हो, इसलिए उस ईयर का प्रॉफिट आपका क्या आ गया है? कम आ गया है। तो अब ऐसी स्थिति में कोई कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर्स होता है तो उसको आप क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे।
हाँ, केवल उस पे आपको क्या लगाने का अधिकार होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, जिसको अपन क्या करेंगे, जिस ईयर के प्रॉफिट में है उस ईयर में आपको क्या करना है, उसको माइनस करना है। वैल्यूएशन, हमारे पास जो स्टॉक होता है साल के लास्ट में, जो ईयर एंडिंग में जो गुड्स हमारा बच जाता है, जिसको हम अनसोल्ड गुड्स कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, तो इसका वैल्यूएशन किया जाता है मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस, जो दोनों में से कम होता है। कई बार हमारा अनुमान गलत निकल जाता है और हम गलत वैल्यूएशन कर जाते हैं। हो सकता है हम कभी अधिक मूल्यांकित कर देते हैं या कई बार कम मूल्यांकित कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा उस ईयर का प्रॉफिट क्या हो रहा है, इफेक्टेड हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में अगर आपने ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किए हो, ज्यादा मूल्यांकित कर लिए हो, तो जितने ज्यादा अमाउंट से वैल्यूएशन किए हो उतने अमाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक का आपने कम मूल्यांकित कर दिए हो तो उसको आपको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक इसका उल्टा, अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो आप उसको माइनस करेंगे, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है तो उसको क्या करेंगे, माइनस। आप अगर एक याद रखते हैं तो ठीक उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, होगा तो आपको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके अलावा हमको अनावर्तक व्यय होते हैं। अनावर्तक व्यय का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो बार बार ना होने वाले हो। ऐसे कोई भी खर्च हमको आकस्मिक रूप से आ जाते हैं, किसी ईयर में हमको खर्चा करना पड़ जाता है जो रेगुलरली हमारे बिजनेस के खर्च नहीं है, तो उस खर्चों को भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसी प्रकार अनावर्तक आय होती है, ऐसी आय जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड ना होकर के अन्य किसी मार्फत हमको अन्य किसी कारणों से प्राप्त हो रही है। या गैर व्यापारिक विनियोग से आय, एक इन्वेस्टमेंट होता है, आप बिजनेस के पैसे को इन्वेस्ट किए हो बिजनेस की दृष्टि से, एक आपने नॉन ट्रेडिंग्स, आपका उद्देश्य व्यापारिक नहीं था, आपने पर्सनली या कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वहां से अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो बिजनेस की इनकम नहीं है, लेकिन आपने उसको कहाँ लिख दियो, प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दियो, इनकम में दिखा दियो, तो उसलिए उस ईयर का प्रॉफिट आपका क्या आ गया होगा, ज्यादा आ गया होगा, तो उसको भी आप क्या कर देंगे, माइनस। और इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट हमारे हो सकते हैं। रेमुनेशन ऑफ द पार्टनर, हमारे जो साझेदार हैं, कई बार क्या होता है, हमको मैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए मैनेजर की और अपने को कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती है, तो कई जो पार्टनर होते हैं खुद ही मेहनत कर लेते हैं और कोई मैनेजर आदि नहीं रखते हैं। अगर वो मैनेजर रखते हैं तो उसको हमको क्या देनी पड़ती, सैलरी देनी पड़ती, तो वो सैलरी उनकी बच गई, उसकी वजह से उनका प्रॉफिट क्या आ गया, ज्यादा आ गया। तो रियल में जो उनकी सैलरी बननी चाहिए थी उतनी अमाउंट को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। हमको इंश्योरेंस कराना था, नहीं कराया तो आप इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करोगे, या मैनेजमेंट खर्च है तो उसको माइनस करेंगे, या इस प्रकार कोई एडजस्टमेंट हो जाता है, डेप्रिसिएशन है, बैड डेब्ट्स है, तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर। तो जिस ईयर के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट को बोलेगा उसी ईयर में आपको प्लस या माइनस करके फिर उसके पश्चात आपको क्या बनाना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो बच्चों ये था आपका क्या था, औसत लाभ विधि, जिसके अंतर्गत आपको दो बातें ध्यान रखना है। एक सिंपल क्वेश्चन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली बन जाएगा, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट निकालना होगा तो ये एडजस्टमेंट को विशेष ध्यान रखेंगे, और जिस ईयर के प्रॉफिट में हुआ है उस ईयर के प्रॉफिट में अगर प्लस हो रहा होगा तो प्लस कर देंगे उतने अमाउंट को, अगर माइनस हो रहा है तो आप उसको माइनस कर देंगे। तो अगले वीडियो में मैं इसका एक प्रैक्टिकल्स करवा दूंगा आपको अच्छा वाला, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, अधिक से अधिक मित्रों को अपने शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो अवश्य इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, पुनः अगले वीडियो में भेंट होगी।